हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अगला लेक्चर का वीडियो बना रहा हूँ। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि मैं पढ़ाया था CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो इंटरमीडिएट में भी है, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी BSc सेकेंड ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है पूरा CFT। ठीक है, तो आज चैप्टर भी आपका साथ साथ चल रहा है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर मैं शुरू कर दिया हूँ जिसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो उसी को आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और यह इंटरमीडिएट के बच्चे भी पढ़ेंगे और BSc थर्ड ईयर के भी बच्चे पढ़ेंगे और काफ़ी डिटेल में आज हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को और आगे देख रहे हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आप लोगों ने देखा था कि d ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, जिसको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। पिछला लेक्चर आप वीडियो देख सकते हैं, MP सिंह केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टाइप करेंगे आ जाएगा, या प्लेलिस्ट में आप मेरे चैनल में जाएंगे वहाँ पे मिल जाएगा। तो डीजेनरेसी ऑफ d ऑर्बिटल, ठीक है, डीजेनरेसी ऑफ d ऑर्बिटल मतलब d ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो रही थी, सेम हो रही थी। थोड़ा ध्यान देना, d ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो रही थी, सेम हो रही थी। ठीक है, यह था dxy dyz dzx dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को हम लोग बोल रहे थे एक्सियल ऑर्बिटल और इसको क्या बोल रहे थे, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। ठीक है, मतलब यह तीनों एक्सिस पे बिलोंग नहीं करेगा, यह दोनों एक्सिस पर बिलोंग करेगा। ठीक है, फिर होता क्या था कि लिगांड भैया इसकी तरफ अप्रोच करेगा तो इन डीजेनरेसी ऑफ d ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जो मैंने कहा था कि एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्या है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर जब बॉन्डिंग के लिए आएगा तो यह d ऑर्बिटल टूट जा रहा था। क्या हो रहा था, टूट जा रहा था, एक EG सेट में और एक क्या हो रहा था, T2J सेट में। ठीक है, तो यहाँ पर डीजेनरेसी ऑफ d ऑर्बिटल डिस्ट्रॉय मतलब समाप्त हो जा रहा है और इस प्रोसेस को हम बोलते थे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या बोलेंगे इसको, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, और यह क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जनरली 3 प्रकार का होगा। कौन कौन सा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। ठीक है, दूसरा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, और तीसरा क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे यह टूटता है। ठीक है, और जब इसको देखेंगे तो इसमें अंतर समझेंगे, कब यह 4 टेट्राहेड्रल हो जाएगा और कब यह 4 स्क्वायर प्लेन हो जाएगा। ठीक है, आपको नोट्स का लिंक इसमें मिल जाएगा PDF, क्योंकि थर्ड ईयर के बच्चों को लिखना होता है। बात समझ में आ रहा है, तो लिंक आपको मिल जाएगा। आइए अब हेडिंग हम लगाएंगे कौन सा, तो आप वीडियो लंबा बन सकता है क्योंकि टॉपिक बड़ा है, अब बड़ा मस्त टॉपिक है, इंटरेस्टिंग। इंटर और JEE वाले या नीट वाले भी इसको देखें, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं इस पर। ठीक है, और जेम की तो खैर बातें अलग है। क्या हेडिंग होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो रहा है। और एक आध पॉइंट आपको बताते हैं, आप जान भी रहे हो कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो कॉम्प्लेक्स क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या बोलते थे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। प्रीवियस वीडियो में सब मैं डिटेल समझाया हूं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब ध्यान दो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो मेटल आयन होता है वह सेंटर में होता है। कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है, और लिगांड कहाँ होते हैं, किनारे पर। उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रॉन। क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रॉन। जैसे देखो, यह मेटल आयन,
Li, या इसको डार्क कर दो, एक लिगांड ये हो गया, 2 3 4 5 6, और मेटल कहाँ पर है, सेंटर में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इसको थोड़ा 3D रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। Mn प्लस this is the x axis, this is the y axis and this is the z axis। ठीक है, ध्यान दो, ये डार्क जो मैं कर रहा हूँ लिगांड है, एक लिगांड, 2 लिगांड, 3 लिगांड, 4 लिगांड। ठीक है, अब देखो 5वां लिगांड और यहाँ पर 6वां लिगांड। ठीक है, यह ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर 3D फॉर्म में है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। यहाँ पर 3 एक्सिस है, एक्स वाई और जेड, और सेंटर मेटल एटम कहाँ पे है, बीच में है, और 1 2 3 4 5 और 6 लिगांड। क्लियर हो रहा है। बोलो, अब आप देखते हैं, ये सब नोट्स में आपको मिलेगा, घबराइएगा मत। अब होता क्या है कि जब सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, जब सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन फ्री स्टेट में होता है, फ्री स्टेट मतलब किसी लिगांड के साथ बॉन्डिंग नहीं किया है, जब सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन जब फ्री स्टेट में होता है तो वह किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं किया है, तो डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। उसी को हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल। बोलो, डीजेनरेट ऑर्बिटल। मेरी बात समझ में आ रहा है। जब वो सेंटर से मान लो यहाँ पर है Mn, ठीक है, यह आयन क्या है, फ्री स्टेट में किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं किया है, तो इसका जो डी ऑर्बिटल होगा, पूरी ध्यान देखिएगा, जो इसका डी ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, उसकी एनर्जी सेम होगी, और उसको क्या बोलेंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, अब इसको मैं ड्रॉ भी कर दे रहा हूं, कंफ्यूजन ना रहे आपको। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ, एक्सियल ऑर्बिटल बोलते हैं, फिगर भी है, नोट्स भी है उसमें, और इन दोनों तीनों को नॉन एक्सियल ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, तो मैं पहले क्या कह रहा हूँ कि भैया एम सेंट्रल मेटल आयन जो है वो फ्री स्टेट में है, तो जब फ्री स्टेट में होगा तो एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। अब आप सपोज करिए, लेट अस सपोज Mn ion contain 1 electron in d ऑर्बिटल। अब आप सपोज करिए कि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, 2 भी हो 3 हो सब बताऊंगा, लेकिन मिनिमम 1 से स्टार्ट ही होगा ना। तो बेटा जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी आप कहीं भी रखिए, मतलब ये किसी भी ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई कर सकता है। क्यों, क्योंकि इस समय इनकी एनर्जी क्या है, सेम है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर सेंट्रल मेटल आयन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और किसी के साथ बॉन्डिंग ना किया हो तो वह किसी भी ऑर्बिटल में हो सकता है, क्योंकि सबकी एनर्जी क्या है, सेम है, क्योंकि एनर्जी ना लोअर है ना अपर है, सबकी एनर्जी सेम है, तो किसी भी ऑर्बिटल में वो क्या हो सकता है, वो रह सकता है। ठीक है, अब देखो, अब मैं बात किसकी कर रहा हूं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। किसकी बात कर रहा हूं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब ध्यान दो, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम होगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगांड होता है बॉन्डिंग के लिए जब अप्रोच करता है, जब इसकी तरफ बॉन्डिंग के लिए अप्रोच करे, किसकी तरफ, सेंट्रल मेटल आयन की तरफ, तो बॉन्डिंग के लिए जो अप्रोच करता है वो अप्रोच करता है थ्रू एक्सिस। किसके थ्रू, एक्सिस के थ्रू अप्रोच करता है। ध्यान दीजिएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में
जो लिगांड हो, कोई भी लिगांड हो, मैं किसी पर्टिकुलर लिगांड का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिगांड अप्रोच टूवर्ड्स द सेंट्रल मेटल आयन, किसके लिए? फॉर बॉन्डिंग, किसके थ्रू? थ्रू एक्सिस, ठीक है, प्लेन के थ्रू नहीं आते। अब ध्यान दो, तो जब एक्सिस के थ्रू अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल एटम की तरफ या सेंट्रल मेटल आयन की तरफ, तो जब एक्सिस के थ्रू अप्रोच करेगा तो रास्ते में कौन सा ऑर्बिटल आएगा? जो एक्सिस पर होगा। नहीं समझ में आ रहा है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मैं कह रहा हूं कि लिगांड किस रास्ते आता है? एक्सिस के रास्ते आता है। तो जौन रास्तों में आएगा, जिस रास्ते में जो पहले मिलेगा उसी से टकराएगा ना। तो बेटा जब एक्सिस के थ्रू आ रहा है तो पहले कौन सा ऑर्बिटल मिलेगा? एक्सियल ऑर्बिटल, ठीक है। अब एक्सियल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन और लिगांड के पास इलेक्ट्रॉन, तो उनके बीच में इतना तगड़ा रिपल्सन होता है कि यह छटक के ऊपर चला जाता है, यह छटक के नीचे आ जाता है। कुछ क्लियर हो रहा है? और इसको फिगर के थ्रू समझते हैं। मैं मिटा रहा हूं। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, 2021 में डीडीयू पक्का पूछेगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं मैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिगांड अप्रोचेस टूवर्ड्स एक्सिस, किसके थ्रू? एक्सिस के थ्रू। अब ध्यान दो, यह क्या है? dxy, ठीक है, dyz, dzx, dx स्क्वायर, y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ठीक है। यहां पर क्या इसको बोलेंगे? डीजेनरेट ऑर्बिटल, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है? सेम है, ठीक है। अब इसकी तरफ भैया लिगांड अप्रोच करेगा बॉन्डिंग के लिए, तो लिगांड जब आएगा तो यहां भी इलेक्ट्रॉन है, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, थोड़ा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा तो थोड़ी सी एनर्जी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। लेकिन डीजेनरेसी समाप्त नहीं हो रही है, यहां से थोड़ी एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। इसको हम लोग मानते हैं हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। यह जो इतना दूर क्या मानते हैं? हाइपोथेटिकल, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर, y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। यहां पर हम इसको क्या बोल रहे हैं? हाइपोथेटिकल, ठीक है। जनरली लोग यहीं से तोड़ देते हैं, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि इसकी हम हाइपोथेटिकल क्या मानते हैं कि इसकी एनर्जी थोड़ी सी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बढ़ने के बाद दो पार्ट में यह टूट जाएगा। जो एक्सिस के थ्रू आ रहा है, जो सामने पड़ेगा वह ऊपर जाएगा, जो सामने नहीं पड़ेगा वह नीचे आ जाएगा। तो याद रखिएगा, dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर को हम रिप्रेजेंट करेंगे या डिजाइनेट करेंगे इजी ऑर्बिटल से। हमेशा किससे करेंगे? इजी ऑर्बिटल से। और dxy, dyz और dzx को हमेशा किससे डिजाइनेट करेंगे? t2g ऑर्बिटल से, ठीक है। अब ध्यान दो, तो यह दोनों ऊपर चला गया, 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल बना, एक इजी सेट बना और एक क्या बना? t2j सेट, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर मैं एक हाइपोथेटिकल लाइन खींच रहा हूं। यहां पर एनर्जी हम मानेंगे E इज इक्वल टू 0। E इज इक्वल टू 0 कहने का क्या मतलब है कि यहां पे डीजेनरेसी अभी समाप्त नहीं हुई है। मतलब यह जो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट बना रहा हूं, इस हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट में कहीं भी एनर्जी का डिफरेंस नहीं है बेटा। देखो सबकी एनर्जी क्या है? सेम है। तो यहां मैं लिखूंगा E इज इक्वल टू, मैं यहां लिख रहा हूं, समझ लो, E इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब E इज इक्वल टू 0 हुआ। अब बॉन्डिंग के लिए जैसे आएगा, यह खट से ऊपर चला जाएगा, यह खट से कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो देखो जहां पर E इज इक्वल टू 0 हो रहा, उसको हम बोलेंगे बैरी सेंटर। क्या बोलेंगे? बैरी सेंटर, ठीक है। अब बैरी सेंटर से 0.6 डेल्टा O मतलब ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और नीचे होगा -0.4 डेल्टा O।
यहाँ पर एनर्जी क्या है, बैरी सेंटर पे एनर्जी 0 है। अब इसके ऊपर जो छटक के गया है वहाँ की वैल्यू में क्या मान रहा हूँ, 0.6 डेल्टा ओ। डेल्टा ओ मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब पूरा यह बराबर होता है 10 DQ, किसके बराबर होता है, 10 DQ। तो कहने का मतलब क्या है, क्रिस्टल फील्ड बाय कन्वेंशन मानते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू 10 DQ, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.6 या इसको 6 DQ माइनस 0.4 या 4 DQ। पॉइंट रहेगा तो डेल्टा ओ रहेगा, पॉइंट नहीं रहेगा तो DQ लगा देंगे। बात समझ में आ रहा है, बोलो। तो बैरी सेंटर से यहाँ पर एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पर एनर्जी क्या है, कम है। तो टू सेट ऑफ ऑर्बिटल जो बन रहा है, इन दो सेट ऑफ ऑर्बिटल के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है क्या है, जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है कि जब डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल, डिस्ट्रॉय मतलब खत्म हो जाता है, खत्म होने के बाद टू सेट ऑफ ऑर्बिटल बन जाता है, एक Eg बनता है और एक T2G बनता है, तो इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्लियर हो रहा है, यह पूरा हो गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। यहाँ 0.6 Eg हमेशा 0.6 रहेगा, T2G हमेशा माइनस क्यों है, इसके नीचे है, ठीक है। अब ध्यान दो, इसको छाप लेना, स्क्रीनशॉट लेना, लेकिन नोट्स में पूरा फिगर आपको मिलेगा, पॉज करके छाप लीजिएगा। अब देखो, मिटाओ, अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दो, ठीक है। क्या ध्यान देना है, अब दूसरा टर्म आएगा CFSE, इसका फुल फॉर्म है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, पूरी बात ध्यान देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट यहीं से। CFC क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। मैं एक बार फिगर बनाऊंगा थोड़ा सा। यहाँ E इज इक्वल टू तुमने क्या माना था, 0 माना था, इसके नीचे 3 ऑर्बिटल था, जो वैल्यू क्या थी, -0.4, यही था ना। और ऊपर का आप क्या मान रहे थे, सॉरी 2 है ना, 2, इसको आप क्या मान रहे थे, 0.6 लैम्डा 0, और यह क्या बराबर था 10 DQ के, बाई कन्वेंशन हम मान रहे हैं, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी की बात बता रहा हूँ, स्प्लिटिंग हो गया। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जाना चाहता है, तो अगर इस T2G में और Eg में पूछा जाए कि लोअर सेट ऑफ एनर्जी ऑर्बिटल कौन है, यह है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, बोलो, वन नहीं इलेक्ट्रॉन है ये, इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप शुरू से पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई दोज ऑर्बिटल विच हैज लोअर एनर्जी। तो यहाँ E इज इक्वल टू 0 मान लिए हो और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरे हो, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी क्या होगा, 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 DQ। नई बात समझ में आ रहा, क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी होता वह मिनिमम एनर्जी जो किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए क्या होती, जरूरी थी से कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज हो। तो कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज कब होगा, जब यह वैल्यू 4 DQ होगा। क्यों 4 DQ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले उसी ऑर्बिटल में आना चाहिए जिसकी एनर्जी क्या होगा, कम होगा। अरे बेटा, यह तुम बैरी सेंटर पे 0 माने हो, तो इससे कम जब आएंगे, इस 0 से कम माइनस में आ रहे हैं, तो 0 से कम माइनस में आ रहे हैं, तो ही तो स्टेबलाइजिंग एनर्जी है, क्योंकि इसके नीचे आएंगे इलेक्ट्रॉन, इसमें भरा जा रहा है, तभी तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, ऊपर नहीं जाएगा ना, क्योंकि हाई एनर्जी ऑर्बिटल है। तो जो डिफरेंस होगा बैरी सेंटर में, जो यहाँ पे 0 है और इन 0 से इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, बैरी सेंटर और स्प्लिटिंग के बीच का जो एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। समझ में आ रहा है,
मैं फिर कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई दोज ऑर्बिटल विच हैज लोअर एनर्जी। तो लोअर एनर्जी होगा तभी स्टेबलाइज होगा। तो लोअर एनर्जी कैसे मिलेगा? तो एक आप क्या माने, एक पैमाना माने जहां इज इक्वल टू 0 है, तो इसके नीचे आएगा तभी एनर्जी क्या है, कम हो रही है। उसके ऊपर जाए तो हायर एनर्जी मान रहे हैं। तो इस एनर्जी 0 से जो वैल्यू घटाएंगे, जो इतनी एनर्जी डिफरेंस है जो घटाएंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। समझ में आ रहा है? अब देखो, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आता कैसे निकलता है, CFSC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी इज इक्वल टू होगा -0.4p प्लस 0.6q। एकदम याद कर लेना, CFC क्या होगा, 0.4p प्लस 0.6q। ठीक है, P इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2g ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2g ऑर्बिटल, एंड Q इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन EG ऑर्बिटल। ठीक है, EG ऑर्बिटल। अब अगर इलेक्ट्रॉन हम 1 मान रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D1 होगा, 2 मान रहे हैं तो D2 होगा, 3 मानेंगे D3 होगा। ठीक है, अब देखो और कॉन्सेप्ट समझो। अब हम इसको कैलकुलेट करना सिखाएंगे और इस फॉर्म में कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं उसको भी सिखाएंगे। यहाँ तक क्लियर होगा कैसे निकलता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी क्या होता है। E0 में से यह लो एनर्जी की वैल्यू जब घटाएंगे, जो भी वैल्यू आएगा वह क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, अब और ध्यान दो, अब यहां पर मैं एक फिगर बनाऊंगा, जरूरी फिगर जरूरी है। यह क्या है, T2g है, यह क्या है, EG है। ठीक है, अब अगर मान लो D1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ भर दिया, एक इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ भर दिया। इस कंडीशन में क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, T2g1 EG0 होगा ही ना, होगा T2g1 EG0। अब यहाँ कैलकुलेट करो CFSC -0.4, P का मान यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस 0.6, यहाँ पर क्या है 0 माइनस 0.4, या इसको क्या लिखेंगे 4dq। ठीक है, अब अगर D2 हो गया तो D2 होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे, तो क्या इसको लिखेंगे T2g0 2 EG0। इस कंडीशन में CFSC बोलो -0.4 इंटू 2 प्लस 0.6 इंटू 0 माइनस 0.8 लैम्डा 0, या इसी को 8dq लिख सकते हैं। अगर D3 हो गया तो यहाँ हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा T2g3, मार्कर चेंज कर लें, T2g3 EG0, यहाँ पे CFSC क्या होगा -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 0 माइनस 1. ठीक है, अब देखो 1 था तो कोई टेंशन नहीं, 2 था तो कोई टेंशन नहीं, 3 था तो कोई टेंशन नहीं। अब आ गया बेटा 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो 1 2 3 हाई 4 कि 1 2 3 कि यहाँ 4। नहीं समझ में आया? 3 था तो कोई दिक्कत नहीं, लो एनर्जी मैंने भर दिया। अब चौथा हम यहाँ भरें कि चौथा यहाँ भरें, अब समस्या हुआ। तो अगर चौथा हम यहाँ भरेंगे तो अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी, और अगर चौथा हम यहाँ भरेंगे तो अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो जब अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी तो उसको बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और जब अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी तो उसको बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रहा है? तब ध्यान दो, जब D4 कंडीशन होगा तो यहाँ पर 2 कंडीशन हम देख सकते हैं। क्या होगा? अगर इसमें इलेक्ट्रॉन भर दिया गया
तो T2G4 Eg क्या होगा, 0 होगा। और अगर इसमें भर दिया गया तो T2G3 Eg क्या होगा, 0 होगा। तो जब यह कंडीशन बेटा होगा, इसको बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और जब यह कंडीशन होगा तो इसको क्या बोलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रहा है, हाँ सही तो है। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ Eg1 होगा ना, एक इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, 4 है ना, देखो 4, यहाँ 3 1 4, इसको क्या बोलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब देखो एक चीज़ और होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर संख्या क्या हो, कम हो। तो यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है डेल्टा ओ से। पेयरिंग एनर्जी क्या है, वह एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने के लिए आवश्यक होती है। तो यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी का मान ज़्यादा है, तभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयरिंग कर रहा है इस कंडीशन में, बोलो। और यहाँ पर डेल्टा ओ का मान ज़्यादा होगा किससे, पेयरिंग एनर्जी से, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है, इस कंडीशन में। ठीक है। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए, फॉर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। और फॉर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज मोर देन पेयरिंग एनर्जी। और जब यही कंडीशन होता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स। जब यह कंडीशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स। आपको याद आ रहा होगा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मैं कहता था जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड होगा तो पेयरिंग कराएगा, और जब वीक फील्ड लिगांड होगा तो कोई मतलब नहीं है, कहीं भर दो। याद आ रहा है। तो यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। अब ध्यान दो, तो 1 2 3 के लिए कोई दिक्कत नहीं, चाहे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो चाहे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, सबके लिए वैल्यू सेम होगी। लेकिन अगर इस कंडीशन में आ गया तो मिटाएं इसको, यहीं कैलकुलेट कर देते हैं। कैलकुलेट करना आप सीख ही गए हैं। अब D4 है, तो यहाँ पर क्या है, दोनों लिख दे रहे हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। क्या है, D4 में क्या हो जाएगा, T2G4 Eg0, यहाँ पर T2G3 Eg1। ठीक है। यहाँ पर कैसे निकलेगा CFC, माइनस 0.4 कितना है, 4 प्लस 0.6 इंटू 0, तो माइनस 1.6 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ CFC कैसे निकलेगा, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 1, तो माइनस 1.2 प्लस 0.6 माइनस 1.8। समझ में आ रहा है। D5 हुआ तो यहाँ भी दो कंडीशन, T2G5 Eg0, यहाँ पर T2G3 Eg2 ऊपर चला गया। यहाँ पर देखो CFSC क्या होगा, माइनस 0.4 इंटू 5 प्लस 0.6 इंटू 0 माइनस 2.0 लैम्डा हो जाएगा। यहाँ देखो CFSC क्या हो जाएगा बताओ, माइनस 0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 2, तो 1.2 प्लस, घट जाएगा ना यहाँ पे यार, 0.6 होगा ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। सबका कैलकुलेट कर लोगे ना। D6 ले लो, D6 का क्या होगा, T2G6 Eg0, यहाँ पर क्या होगा, T2G4 Eg2, यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए, D7 हो जाएगा। D7 का T2G6 Eg1, यहाँ पर T2G5 Eg2, D8 का T2G6 Eg2, यहाँ पर T2G6 Eg2, यहाँ पर भी सेम आएगी वैल्यू। ठीक है। D9 देखो, T2G6 Eg3, T2G6 Eg3, क्लियर हो रहा है। और D10 में भी क्या होगा, T2G6 Eg4, T2G6 Eg4। तो आप क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी आप सबका कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम में कैसे पूछेगा, Ti H2O का होल 6 पे 2 प्लस के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी आप कैलकुलेट करिए। एक मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, कोई भी कॉम्प्लेक्स का आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है।
मिटाएं इसको, सब लिखा हुआ कॉपी में, नोट्स में। कुछ नहीं करना है। क्या होता है 4s2 3d2, ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा, 4s0 3d1। एक इलेक्ट्रॉन है, बस क्या होगा T2g1 Eg0। क्लियर हो रहा है ना, कैलकुलेट हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। पेयरिंग कब कराना है, जब भाई लोग होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड में बताया था, इसमें भी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बताऊंगा, अभी नेक्स्ट टर्न पे आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। किसी का भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। यहाँ तक आज ये समाप्त हुआ ऑक्टाहेड्रल। सभी लोगों को शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए, कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।